हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज फैक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ सीएफसीज। सीएफसीज को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। और ये इसके कहाँ कहाँ ये प्रोड्यूस होती है और कहाँ कहाँ पे इसके जो है नुकसान हमें हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज सीएफसीज, व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। This is an inorganic compound that does not occur naturally. They are man-made gas. It contains carbon, chlorine, and fluorine produced as a volatile derivative of methane, ethane and propane। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये मैन मेड है और ये गैसेस होती हैं। तो इनमें ये जो कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि इसको हैजार्डस बनाते हैं। ठीक है, ये और ये वोलाटाइल डेरिवेटिव किस किस के हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है। ये वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ये इनके डेरिवेटिव हैं सीएफसीज। सीएफसी इज आल्सो वन ऑफ दोज गैसेस इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो हमारी अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, इसमें ये सीएफसीज भी इन्वॉल्व हैं। ये उन गैसेस में इंक्लूड होती हैं, जैसे हम कहते हैं मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, तो ये सीएफसीज आर आल्सो वन ऑफ देम। अच्छा, इट इज़ पर्टिकुलरली हार्मफुल of because of its derivative reactions with ozone particles which protects the earth from UV radiation। अब ये नुकसान हमें कब देती हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है इसका ओजोन के साथ। ओजोन जो है वो लेयर है हमारी अर्थ के बाहर, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है किससे, यूवी रेडिएशंस से। तो जब ये पार्टिकल्स जो हैं, सीएफसी जो हैं, ये ओजोन के पार्टिकल्स के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं, ये उनके साथ रिएक्शन करते हैं और उस ओजोन लेयर को या ओजोन जो पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ये यूवी रेडिएशन जो ओजोन ने प्रोटेक्ट करनी थी वो फिर जो है हमारी अर्थ तक पहुंचना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी सोर्सेज कौन कौन सी हैं। सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। ये जो हमारे घरों में फ्रिज और एयर कंडीशनर्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर गैस यूज़ होती है, कूलेंट, कूलिंग गैस जो होती है, उनके अंदर ये सी एफ सीज प्रेजेंट है। फिर एयरक्राफ्ट हेलोन, जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके हेलोन जो हैं वो उनमें एरोसोल स्प्रेस जो हैं हम अक्सर घरों में भी कर रहे होते हैं समटाइम, उनके अंदर भी ये सीएफसीज यूज होती है। फोम्स जो बनते हैं उनमें, और कुछ अदर जो हैं वहाँ पे भी ये इनका रोल है, वहाँ पे भी ये यूज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये शो कर रहा है कि कौन सा जो है चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा सीएफसी यूज़ हो रही हैं या कितने परसेंट यूज़ हो रही हैं, ये उसका पूरा बायोडाटा। ब्लू, जिस 26% रेफ्रिजरेशन में, जैसे फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, उनमें ये सीएफसी की जो सोर्स है वो ऑलमोस्ट 26% है। सॉल्वेंट्स जो यूज होते हैं उनके अंदर सीएफसी प्रेजेंट है 16%, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन। ठीक है, ये सॉल्वेंट्स हैं। फिर फोम्स, जो जो फोम्स बनते हैं उनमें इसकी रेशियो जो है वो है 25%। 25% फोम के अंदर सी एफ सीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये सोर्स है अर्थ के ऊपर 25% ड्यू टू फोम्स। देन एरोसोल्स स्प्रेस जो हैं उनके अंदर ये 26% जो है सोर्स है सी एफ सीज की। उसके अलावा अदर्स जो हैं उसमें वो बाकी 7% रह जाता है। इसके अलावा यानी कि मेन जो हैं ये चार ही हैं जिन जो ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं या सोर्सेज हैं फॉर CFCs, रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स, फोम्स एंड एरोसोल्स। ठीक है, ये तकरीबन ये 26% या 25%, 26% या 16% जो है ये इनकी वैल्यू है एज अ CFC सोर्सेस। अच्छा, अब है इनके इफेक्ट्स कि ये इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सबसे पहला इनका इफेक्ट आता है ओजोन डिप्लीशन, जो मेन इफेक्ट है इसका। मेन कंपाउंड सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स डिस्ट्रॉय ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर। ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन प्रेजेंट है, ये सारे मालिक्यूल्स, कंपाउंड्स हमारी ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
The stratospheric ozone layer makes life possible by shielding the earth from harmful ultraviolet UVB rays generated from the sun. Decreased concentration of stratospheric ozone allows increased amount of UVB to reach the earth's surface. अब ये जो ओजोन जो शील्ड है अर्थ के ऊपर, अगर यही जो है वो कम होती जाएगी या ये इफेक्ट होगी, तो ये जो यूवी बी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज जिसको ये रोक रही थी सन की, उसको फिर वो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर आती हैं और वो फिर नुकसान देंगी, क्योंकि यूवी बीज आर अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये जो है सबसे पहला इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो ओजोन डिप्लीशन है, जो हमारा मेन जिसके ऊपर फोकस है होता है कि ये सबसे पहले ये उसको डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज आना शुरू हो जाएंगी तो वो फिर नुकसान देंगी ह्यूमन लाइफ को अर्थ के ऊपर। अच्छा, अब ये कैसे ओजोन को डिप्लीट करती है, ये ओजोन को इफेक्ट करती है, ये उसका मालिक्यूल का रिएक्शंस। ये है सी एफ सीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। तो ये जो सी एफ सीज हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं, गैसेस, ये गैस है, क्योंकि ये गैस है तो ये गैसेस जो हैं हवा में प्रेजेंट होती हैं। जब इनके ऊपर सन रेज पड़ती हैं तो ये सी एफ सी एल टू और एक क्लोरीन एटम इसमें से निकल जाता है। ये देखें, तीन एटम है ना इसके साथ CF Cl3 में, इसमें से एक एटम क्लोरीन का निकल जाता है, ये रिएक्टिव एलिमेंट है। ये जो क्लोरीन एटम एक निकलता है ये फिर ओजोन कहते हैं O3। ठीक है, ओजोन होती है O3, ऑक्सीजन के तीन मालिक्यूल मिलके ओजोन बनाते हैं। तो ये जो क्लोरीन एटम है ये रिएक्टिव है और ये O3 के साथ ओजोन के साथ रिएक्शन शुरू कर देती है। एक ऑक्सीजन निकालती है, क्लोरीन अपने साथ अटैच कर लेती है, और बाकी दो जो है ऑक्सीजन O2 सिंपल ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देती है, जो हवा में हमारे प्रेजेंट होती है। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये देन अगेन रिएक्टिव हो जाती है। ये ऑक्सीजन एक इसमें से दोबारा निकालती है और क्लोरीन एटम दोबारा से वापस अवेलेबल हो जाता है। यानी कि ये जो है ये जो क्लोरीन का एक एटम इधर से एक निकलता है, ये अगेन एंड अगेन, ये उसके बाद ये वाला क्लोरीन एटम जो फिर से फ्री हो गया है ये दोबारा फिर ओजोन नेक्स्ट ओजोन मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, देन फिर फ्री हो जाएगा, फिर अगले ओजोन मालिक्यूल के साथ reaction। तो ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। एक क्लोरीन एटम जो है ओजोन के साथ चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और ये एक टाइम में बहुत सारे ओजोन मालिक्यूल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जब चेन रिएक्शन चलता है तो ओजोन के बहुत सारे मालिक्यूल जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो ओजोन की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, फिर है इसका इफेक्ट चल क्लाइमेट चेंज पे। While acting to destroy ozone, CFCs and HCFCs also act to trap heat in lower atmosphere, causing the earth to warm and climate the weather to change. HFCs, which originally were developed to replace CFCs and HFCs, also absorb and trap infrared radiation और heat in the lower atmosphere of the earth। वो जिस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हाँ हीट को ट्रैप करती हैं, उसी तरह ये CFCs HFCs का दूसरा फंक्शन या दूसरा रोल ये भी है कि ये भी हीट को ट्रैप करती हैं, लोअर एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, अर्थ वार्म हो रही है, और क्लाइमेट, और इसकी वजह से क्लाइमेट भी रीजन का चेंज होता है और वेदर भी चेंज हो रहा है। इन CFCs की कैपेसिटी है कि ये हीट को ट्रैप कर सकें। एक दूसरी, एक जब ओजोन डिप्लीट हो गई तो भी जो थी वो डायरेक्टली रेज या हीट वेव्स जो हैं वो जमीन के ऊपर आ रही थी। अच्छा, HFCs and CFCs, HFC contribute then is estimated 11.5% to the present day effect of GHCs greenhouse gases on climate and climate change। पहले तो यही कहा जा रहा था जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मेन ग्रीन हाउस गैस है और इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये जो है CFCs HFCs ये सारी जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो हैं ये एस्टिमेटेड है कि ये 11.5% कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। यानी कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन से नहीं हो रहा, बल्कि दे आर आल्सो मेन कंट्रीब्यूटर इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड चेंज इन क्लाइमेट।
अच्छा, अब इसका इफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर क्या आएगा? ये तो था अर्थ। देखें, अर्थ के ऊपर चेंज आया। एक तो वो ओजोन डिप्लीशन हुई। दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया। ये दोनों इफेक्ट थे मेन अर्थ के ऊपर। अब जब ओजोन डिप्लीशन हुई, यूवी रेज नीचे आएंगी, वो डेफिनेटली ह्यूमंस को अफेक्ट करेंगी। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये भी बहुत सारी वेज में ये है, डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली ह्यूमंस को ही इफेक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पहले इनहेलिंग ऑफ सी एफ सी। अगर ह्यूमंस ये जैसे एरोसोल स्प्रेज होते हैं, अगर ये करते हैं तो इसके अंदर जो सी एफ सीज हैं ये इनहेल हम कर लेते हैं। ह्यूमंस की सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा इनहेलेशन ऑफ सी एफ सीज। ये क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू हेम्सफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, द रिजल्ट इज intoxication similar to that produced by alcohol, including lightedness, headaches, ट्रिमर्स एंड कन्वल्जन्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरो सिस्टम नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट करती हैं, तो ये न्यू हैम्पशायर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज की रिसर्च है। उनके मुताबिक कि इसके रिजल्ट इंटॉक्सिकेशन है, सिमिलर किसके जैसे? अल्कोहल की वजह से होती हैं। अल्कोहल की वजह से जो आते हैं ना सिम्टम्स, सेम वही सिम्टम्स जो है वो सी एफ सी को इनहेल करने से भी आते हैं। दूसरा, ये कहाँ पे इफेक्ट करती हैं? ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी। CFCs कैन जनरली इम्पेयर द ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंड साइंटिस्ट हैव लिंक्ड डायरेक्ट एक्सपोज टू प्रॉब्लम्स विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। These problems might include difficulty in breathing or injury to heart, kidney and liver. ठीक है, अब जब ये सी एफ सीज चली गई हैं बॉडी के अंदर, तो ये ह्यूमन का इम्यून सिस्टम पूरे का पूरा जो है उसको अटैक करेंगी। साइंटिस्ट ने ये लिंक किया है डायरेक्टली कि ये जो एक्सपोज इस की वजह से डायरेक्ट एक्सपोज जो है हमारा सी एफ सीज को, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना हमारा अफेक्ट होता है। और ये प्रॉब्लम जो है माइट इंक्लूड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि सांस ले रहे हैं तो सबसे पहले ब्रीदिंग को इफेक्ट करेगा। इंजरी, हार्ट अगर बॉडी के अंदर चले गए हैं ये सी एफ सीज, जो हार्ट को इंजरी कर सकते हैं, किडनी को कर सकते हैं, लीवर को कर सकते हैं। जहां जहां जब तक ये सी एफ सीज पहुंचेंगे वहां वहां तक जो है ये डेंजरस या डेंजर या इंजरी जो है बॉडी के अंदर कर सकता है। ये तो टोटली इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का अफेक्ट होगा। उसके बाद है स्किन कैंसर एंड आई डैमेज। हाँ, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट होगा स्किन, तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट होगी इनसे, इसके साथ सी एफ सी के साथ, तो ये स्किन कैंसर काज कर सकता है। आइज़ हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट होती है एनवायरनमेंट के साथ, तो आइज़ भी डैमेज हो सकती हैं इन सी एफ सी की वजह से। अच्छा, एयर कंडीशनिंग, क्योंकि ये गैसेस जो है एयर कंडीशनर्स में यूज़ होती हैं। एट प्रेजेंट most domestic system use HFCs 22, and while some existing industrial or commercial systems still use CFCs, equipment is being progressively retrofitted with an increasing uptake of HFC and HFCs। ठीक है, अब मोस्ट डोमेस्टिक सिस्टम जो जहाँ पे हमारे एयर कंडीशनर लगे हैं उनमें HCFC 22 है, जबकि सम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिस्टम में ये स्टिल यूज़ कर रहे हैं सी एफ सीज ही। वहाँ पे ये ही सी एफ सीज यूज़ हो रही हैं उन इक्विपमेंट में जहाँ पे एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट जो हैं वो लगे हुए हैं कमर्शियल एरियाज़ में या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। तो अब इनको जो है प्रोग्रेसिवली रिट्रोफिटेड किया जा रहा है कि इसकी जो है ना इंक्रीजिंग जो है अपटेक एच सी एफ सीज या एच एफ सीज की जो है वो कम की जा सके। तो ये अब एक दूसरा जो है ऑप्शन, ये एयर कंडीशनिंग जो है ये अफेक्ट करेगी या इनकी गैसेज जो है वो अफेक्ट करेंगी। अच्छा, फिर है रेफ्रिजरेशन। ये जो हमारे घरों में फ्रिज पड़े हुए हैं, रेफ्रिजरेटर्स पड़े हुए हैं, इनमें भी एच एफ सीज जो है प्रूवन टू बी एन एफिशिएंट एंड इजीली एक्सेप्टेड अल्टरनेटिव इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब वहाँ पे भी ये जो है एक अल्टरनेट जो है वो यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये इजीली एक्सेप्टेबल है तो इसको यूज़ किया जा रहा है फॉर एप्लीकेशन हैविंग मैनी ऑफ द सेम करेक्टरिस्टिक्स। इसके भी
जो है करेक्टरिस्टिक सेम हैं जैसे CFC के हैं। HFC हो जाए या CFC हो जाए, बात एक ही है। तो आप चाहे CFC की जगह HCFC यूज़ कर रहे हैं तो भी वो सेम ही काम कर रहा है जो CFC कर रहे थे, बट विद अ रिड्यूस इफेक्ट। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो इसका रिड्यूस होगा ऑन दी ओजोन लेयर, क्योंकि CFCs में डायरेक्ट क्लोरीन एटम जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जबकि HFC में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये डायरेक्टली क्लोरीन एटम जो है जाके ओजोन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता उस तरह से जिस तरह से CFCs के क्लोरीन एटम्स करते हैं। However, HFCs आर आल्सो ओजोन डिप्लीटिंग। ये नहीं कहा जा सकता कि ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, ये भी ओजोन डिप्लीटिंग ही है, आल्दो टू अ मच लेसर एक्सटेंट देन SFC CFCs। सिर्फ उसका जो है ना वो कम है कि ये उतनी तेजी से जो है वो नहीं करता जितनी तेजी से CFCs करते हैं। उसके बाद ये CFC यूज हो रहे हैं फॉर्म्स में। अ रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स हैव रिप्लेस्ड CFCs। अब जो है CFCs के अल्टरनेटिव काफ़ी सारे यूज़ किए जा रहे हैं इन दीज एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड HFCs। ठीक है, CFCs के ये अल्टरनेटिव है, मिथाइलिन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स या HCFCs फॉर्म्स में। HCFCs पर्टिकुलरली 141B are an acceptable interim alternative that has replaced CFC for rigid polyurethane foam manufacture। ठीक है, ये जो है ये वाला 141B जो है ये पोली यूरीथेन जो है फोम उसकी मैन्युफैक्चर में अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ CFCs। फिर नेक्स्ट इसका सोर्स था एरोसोल्स प्रोडक्ट्स, उनमें CFC यूज़ हो रही थी। इन 1980s द मेजॉरिटी ऑफ एरोसोल प्रोडक्ट्स वर कन्वर्टेड फ्रॉम यूजिंग CFCs टू हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स। अब जो है 1980 के बाद से CFCs की जगह पे हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं एरोसोल स्प्रेज में। मेडिकल एंड टेक्निकल स्पेशलिटी products using CFC12, CFC11 या CFC113 have converted to alternatives including aqueous sprays and HFCs। तो उनमें भी अब ये aqueous sprays यूज, aqueous मीन्स वाटर बेस्ड स्प्रेज या फिर HFCs जो हैं बेस्ड स्प्रेज जो हैं वो अब बन रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल जो है ये रीजन इलाका है कनाडा का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इसको प्रोटोकॉल ये नाम दिया गया है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मेड इन 1987 में ये एग्रीमेंट किया गया था। इट वाज डिज़ाइन टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कि क्या एग्रीमेंट था कि जितनी भी ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रोडक्शन और उनकी इंपोर्ट वो जो है उसको स्टॉप किया जाए एंड रिड्यूस देयर कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर्स टू हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ्स ओजोन लेयर। ताकि अर्थ की जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये 1987 में सबसे पहले जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट जो था, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो था ये किया गया था। इसके कंट्रोल मेजर्स क्या थे इस एग्रीमेंट के? सबसे पहला, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंटरनेशनली एग्री एसेंशियल यूजेस दैट आर कंसिडर्ड क्रिटिकल टू ह्यूमन हेल्थ एंड और लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर विद अ एक्सेप्शन। ठीक है, वेरी स्मॉल नंबर, बहुत एक्सेप्शन के साथ, जहाँ पे बहुत ज़रूरत हो और वहाँ पे स्मॉल नंबर में या क्वांटिटी में जो है इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए क्रिटिकल थी। लेबॉर्ट्री और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जैसे कुछ लेबॉर्ट्री या एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे CFCs ही यूज़ किए जा सकते हैं, कोई और नहीं यूज़ किया जा सकता। तो इस तरह की कंडीशंस में ही इसकी अलाउ की जाए, बाकी जगहों पे जो है इसको बैन किया जाए, इसको रोका जाए। दूसरा था, बेस्ड ऑन 1989 HCFCs कंजप्शन विद एन एक्स्ट्रा अलाउंस। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल वेटेड इक्वल टू 2.8% ऑफ 1989 CFC कंजप्शन। अच्छा, और 1989 में HCFC
दूसरा कंपाउंड जो है इसकी कंजम्पशन जो है विद एन एक्स्ट्रा अलाउंस जो है इसको अलाउ किया गया, क्योंकि इसकी किया गया था, लेकिन इसकी जोन डिप्लीशन पोटेंशियल वेटेज जो थी ना वो भी 2.8% थी ऑफ 1989 में CFC कंजप्शन के। तो इसलिए इसको भी जो है वो कंसीडर किया गया। तीसरा इस एग्रीमेंट का पॉइंट था अप टू 0.5% ऑफ बेस लेवल कंजप्शन कैन बी यूज्ड फ्रॉम 2020 टिल 2034 सर्विसिंग एग्जिस्टिंग। ठीक है, ओनली अप टू 0.5% बेस लेवल कंजप्शन इसकी जो थी वो की जा सकती थी 2020 से 2030 तक, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग सर्विसिंग है उसमें, जैसे हम अब जहाँ पे यूज़ हो चुकी है जिन रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, इक्विपमेंट में ये है, वहाँ पे ये इसका लेवल जो था वो कहा गया कि 0.5% तक रहे। जो है एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर इक्विपमेंट जहाँ पे ये प्रेजेंट है, बाकियों में इसको ख़त्म किया जाए। Up to 2.5% of base level consumption can be used until 2040 for servicing existing equipment subject to review in 2025। ठीक है, आगे फिर उन्होंने इसको कहा कि ये 2.5% बेस लेवल तक कंजप्शन इसकी की जा सकती है 2040 तक। लेकिन किसकी बेस पे, पहले इसको रिव्यू किया जाए 2025 में इसका लेवल अब कितना हो गया, तो उसके बाद ही इसको कंजप्शन जो है इतनी जो है इसकी की जाए फॉर सर्विसिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। कहाँ पे, जहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जो CFCs वाला है उसकी सर्विसिंग वगैरह के लिए। फिफ्थ इसका पॉइंट था ऑल रिडक्शंस include an exemption for pre-shipment and quarantine uses। ठीक है, all reductions जो है include an exemption for pre-shipment and quarantine uses में जो है इसको किया जाए, या प्री शिपमेंट के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है, some countries with economies in transition have a slightly delayed start to HFC phase down but catch up to other developed party commitments by 2029। कुछ कंट्रीज में अभी ये ट्रांजिशन डिले है, स्लाइटली डिले है कि वो HFC फेज डाउन पे आ जाएं। तो लेकिन 2029 तक कमिटमेंट है कि ये सब जो है इस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर some developing countries have delayed start to HFC phase down, starting their freeze in 2028 instead of 2024 and finishing at 85% reduction by 2047। अब ये जो है 2047 तक डेवलपिंग कंट्रीज में अभी डिले है, डिले हुआ ये फेज डाउन HFC का यूज़। तो अब जो है 2028 में जो है इनको कहा गया है कि 24 की बजाय 2028 तक ये है इसको फ्रीज करें, और उसके बाद 85% रिडक्शन आ जानी चाहिए अंटिल 2047, ताकि इसका जो है मैक्सिमम रिडक्शन जो है इसके यूज़ में, CFC के यूज़ में हो सके। Conclusion: climate change is not our first planetary pollution crisis. Almost 40 years ago, scientists discovered that chemicals called chlorofluorocarbons were destroying the fragile ozone layer that protects us from the sun's dangerous ultraviolet radiation. If we had failed to protect the ozone layer, hundreds of millions of people around the world would be condemned to suffer dreadful diseases including skin cancer, eye cataracts, and immune system disorders, and we would be enduring devastating disruption of world food production, especially in the developing worlds। कि फूड प्रोडक्शन देखें, अब ये 40 साल पहले ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि ये CFC जो है ये फ्रेजाइल ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारी लेयर ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है सन रेज से, सन की डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर ये ना कर सके ये, तो फिर ये बहुत सारे
ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट आएंगे, जिसमें डिजीजेस भी आएंगी, स्किन डिजीजेस भी आएंगी, इम्यून सिस्टम भी आएगा, हमारे नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर रही हैं, आईज हमारी डायरेक्टली इन कांटेक्ट होंगी, स्किन हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, स्किन कैंसर, आई कैंसर, और इम्यूनिटी हमारे सिस्टम की, क्योंकि ये हम अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो ये हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो इसकी